हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चों का और दोस्तों का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस में। आज हम लेके आए आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए हम क्लास लेकर के आप लोगों के लिए ले आए हैं। तो बच्चों, ये बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसी को लेकर आज हम आपके बीच क्लास लाए हैं, जिसमें पता है आप लोगों को कि सिलेबस में किस किस प्रकार के सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। जो विषय है इसमें यहाँ बताया जा रहा है आपका कि सामान्य में से हिंदी उर्दू, तो सामान्य में से हिंदी या उर्दू से 30 प्रश्न रहेंगे। कोई बच्चा अगर सामान्य हिंदी रखेंगे तो उसका हिंदी से 30 प्रश्न रहेंगे, जिसका नंबर रहेंगे 90 नंबर। यानी 30 प्रश्न के कितना नंबर रहेंगे बच्चों? 30 प्रश्न के 90 नंबर रहेंगे। प्रश्न 30 रहेगा और उसका 90 नंबर रहेंगे। अगर जो उर्दू रखने वाले उर्दू भाषी बच्चे होंगे तो उसका उर्दू में प्रश्न होंगे 30 और 90 नंबर होंगे। दूसरा है गणित यानी मैथमेटिक्स, उसके भी 30 प्रश्न होंगे। उस 30 प्रश्न का नंबर कितना होगा? उससे भी 90 नंबर होंगे। आगे है विज्ञान यानी साइंस। साइंस से 20 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे बच्चों? 20 प्रश्न होंगे और उस 20 प्रश्न के 60 अंक निर्धारित होंगे। प्रश्न 20 रहेंगे, एक एक अंक पर 30 नंबर, 3 नंबर आपको मिलेंगे। एक प्रश्न पर 3 नंबर बच्चों। तो इस हिसाब से हमको तैयारी थोड़ा अच्छे तरीके से करना है। उससे आगे रहेंगे सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज़। सामाजिक अध्ययन से 20 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 60 अंक के। कितना अंक के? 20 प्रश्न रहेंगे बच्चों, 60 अंक के ही रहेंगे। कितना अंक के? मात्र 60 अंक। एक नंबर पर 3 अंक है, तो उस हिसाब से 20 प्रश्न पर 60 अंक आपके पूछे जाएंगे। अगला सब्जेक्ट बच्चों सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी से आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों? 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 75 अंक होंगे सामान्य अंग्रेजी से। अगला है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसको कहते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग रहेंगे। उसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पर 3 के हिसाब से 75 नंबर रहेंगे। इस तरह से हुआ 150 क्वेश्चन पर टोटल 450 अंक मिलेंगे आपको। 150 क्वेश्चन को प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से 3 नंबर के हिसाब से 450 हो। तो बच्चों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हम 9 स्टार क्लासेस में लेकर आए हैं। आज इतिहास पढ़ाएंगे। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन से इतिहास के विषय को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। हमारा जो रणनीति होना चाहिए बिहार डीएलएड एग्ज़ाम को लेकर, वो सिर्फ कम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। पता है ये एग्ज़ाम बीएसई भी ले रहा है। कौन ले रहा है? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ले रहा है। इसमें सारे प्रश्न 10th लेवल के रहेंगे। किस लेवल के रहेंगे बच्चों? 10th लेवल के रहेंगे और 12वीं के नहीं रहेंगे। हो सकता है एक आध प्रश्न आपको 12वीं के दे दिया जाए, तो हो सकता है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे और बिल्कुल यहीं से प्रश्न आपका पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं रहेंगे। तो बच्चों, आज हम इतिहास की शुरुआत करते हैं। किसके? इतिहास की। इतिहास हम आज पढ़ाएंगे आपको बच्चों। तो इतिहास का पहला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है बच्चों? किसका? यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो बच्चों, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसका पहला सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा बच्चों?
ऑप्शन ए होंगे। दूसरा सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो बच्चों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा नंबर का, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? क्या कहता है बच्चों? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका सवाल है कि बहुत ही आसान है। क्या? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति की वजह से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म की घटना माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? कहता है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी को लागू किया था। कब लागू किया बच्चों? 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। 1804 ईस्वी में। पांचवा है बच्चों, गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? बहुत ही बिल्कुल आसान सवाल है। गैरीबॉल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, पेशे से वो गैरीबॉल्डी नाविक था। अगला सवाल है 6 नंबर, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो बच्चों, यूरोप के अंदर में आते हैं। किसके अंदर में? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, यूरोप के अंदर में आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंदर में आते हैं? तो वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? क्या बच्चों? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है तुर्की, बी है यूनान, सी है हंगरी, डी है पोलैंड। तो किसके साथ हुआ था बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। किसके साथ हुआ था? यूनान के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था बच्चों? यूनान के साथ हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब 8वां नंबर में, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? कहता है बच्चों, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ये ऑप्शन नंबर ए में है 1864, ऑप्शन नंबर बी में है 1866, ऑप्शन नंबर सी में है 1870, ऑप्शन नंबर डी में है 1871। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला सवाल है बच्चों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी में है रूस, ऑप्शन नंबर सी में है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी में है पर्शिया। तो बच्चों, इसका ये बताना है कि इसका आंसर क्या है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो बच्चों, बिल्कुल आसान आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका। कौन था? ऑस्ट्रिया था इसमें। कौन था बच्चों? इसमें ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन अब 10 नंबर पर हम चलेंगे बच्चों। काउंट काब्र को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये आपका क्लास 10 के
इतिहास से प्रश्न है सारे, और हम बिल्कुल आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके लिए हम आए हैं। तो कहते हैं कि काउंट कावूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद के लिए नियुक्त किया था बच्चों? तो काउंट कावूर को प्रधान, ऑप्शन नंबर ए में है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी में है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में है गृह मंत्री। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसके पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 11वां सवाल है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? कहता है कि फ्रांस में किस शासन की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हैब्सबर्ग, नंबर बी है आर्लिया वंश, ऑप्शन सी है बुर्बो वंश, ऑप्शन डी है जार शाही वंश। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों बुर्बो वंश। क्या आंसर होगा उसका बच्चों? बुर्बो वंश के द्वारा इसका पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। इसका 12वां सवाल है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एक ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? क्या है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा यूनान। क्या होगा इसका? ऑप्शन सी यूनान आंसर होगा इसका। क्या होगा बच्चों? यूनान आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनान। आगे देखते हैं इसका 13वां नंबर का सवाल बच्चों। 13वां नंबर में क्या कह रहा है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन नंबर ए में है लाल सेना, ऑप्शन बी में है कार्बोनरी, ऑप्शन सी है फिलिक हेटारिया, ऑप्शन डी है डाइट। किससे बच्चों? तो इसका था मेजिनी का संबंध था कार्बोनरी से था। किससे था बच्चों? मेजिनी का संबंध था कार्बोनरी से। किससे था? कार्बोनरी से था उसका संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 14 नंबर में है क्या बच्चों? 14 नंबर का है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बच्चों? तो कहता ऑप्शन नंबर ए में है लुई 16, ऑप्शन नंबर बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी में है नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन नंबर डी में है बिस्मार्क। तो किसने किया था बच्चों? तो इसका आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी होगा। सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। आगे चलते हैं बच्चों। 15वां नंबर क्या कह रहा है? जाल्वेरिन एक संस्था थी। क्या कह रहा है बच्चों? जाल्वेरिन एक संस्था थी। किसका? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, तो पादरी एवं सामंतवादियों की, सामंतों की, पादरी एवं सामंतों की। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर है व्यापारियों की। किसकी थी? व्यापारियों की थी। जाल्वेरिन एक संस्था थी किसका? व्यापारियों की था। 16वां नंबर बच्चों। 16वां नंबर कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में है इसका मेजिनी, ऑप्शन नंबर बी में हिटलर, ऑप्शन नंबर सी में है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी में है विलियम। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था बच्चों? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। बिल्कुल आखिर तक बने रहें बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस बार का जो डीएलएस प्रवेश परीक्षा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपके सामान्य अध्ययन से जो आएंगे 20 प्रश्न इन्हीं में से हैं। तो 17 नंबर का प्रश्न है बच्चों,
कह रहा है कि ओटो का निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया था। क्या कह रहा है? ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है यूनान, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है जर्मन। तो बच्चों इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। किसका? यूनान का। किसका? बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। यूनान का ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया था? तो यूनान का राजा घोषित किया गया था ओटो को। अगला सवाल है बच्चों 18 नंबर में, कह रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था किस ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1830, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 1832, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 1836, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1842। तो बच्चों 18 नंबर का आंसर होगा 1832 ईस्वी में। कब हुआ था? 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था बच्चों। कब? 1832 ईस्वी में। ये बिल्कुल याद रखेंगे बच्चों, बिल्कुल आसान से। 19वां नंबर में है, कहता है फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सज़ा दी गई थी। क्या कहता है? फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और इसकी रानी को फांसी की सज़ा दी थी। ऑप्शन नंबर ए स्टेटस जनरल ने, ऑप्शन नंबर बी नेशनल असेंबली ने, ऑप्शन नंबर सी कन्वेंशन ने, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टरी ने। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसने? ऑप्शन नंबर सी कन्वेंशन ने इसको मौत का सजा दिया था। किसने दिया था बच्चों? कन्वेंशन ने। कन्वेंशन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर का प्रश्न है 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। कह रहा है बच्चों 1830 ईस्वी के बाद, 20 नंबर में 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन डी गणराज्य। तो 20 नंबर का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र। 1930 ईस्वी के बाद क्या होता? संवैधानिक राजतंत्र। क्या होता बच्चों? संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर 21 किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था। किस संधि के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है क्या? यूनान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए में है वियना की संधि, ऑप्शन नंबर बी है एड्रियानोपुल की संधि, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कुस्तुनतुनिया की संधि, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पराग की संधि। तो ऑप्शन नंबर 21 का आंसर है बच्चों कुस्तुनतुनिया की संधि। इसका सही आंसर क्या होगा? कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था, कुस्तुनतुनिया। 22 नंबर में बच्चों नो गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था। तो ये जो वीडियो है बच्चों, तो ये बिहार बोर्ड 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उससे भी रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये ख़ास तौर से भी हम बना रहे हैं कि बिहार बोर्ड, ये बिहार प्रवेश परीक्षा DLED के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्लास 10th का पहला चैप्टर से ही है और 20 से भी लिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगला सवाल है 22 नंबर है नो गुएल्फ आंदोलन का प्रणोत कौन था। क्या बच्चों? कह रहा है 22 नंबर में कि नो गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था। ऑप्शन नंबर ए में है क्या कह रहा है दांते, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है मैकियावेली, ऑप्शन नंबर सी है गैरीबॉल्डी, ऑप्शन नंबर डी में है जियोबर्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों 22 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी में क्या? जियोबर्टी ने। किसने? जियोबर्टी ने इसका सही आंसर है। 23 नंबर में है बच्चों निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी प्रशा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन नंबर
सी सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी सीडान का युद्ध। तो बच्चों 23 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीडान का युद्ध। क्या आंसर बच्चों? सीडान का युद्ध। 24 नंबर में है निम्नलिखित में, क्या बच्चों? निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू किया था? 1815 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1824 ईस्वी, 1832 ईस्वी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 24 में है बी 1821 ईस्वी। कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। 25 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी? पेरिस में, लंदन में, ओडेसा में, इनमें से कहीं नहीं। तो बच्चों इसका हुआ था ओडेसा में। कहाँ हुआ था बच्चों? ओडेसा में हुआ था। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ था बच्चों? ओडेसा में। अगला है 26 नंबर का सवाल। तो 26 नंबर का क्या बच्चों? निम्नलिखित में कौन जेकोबिन क्लब का सदस्य था? क्या कहता है? कौन जेकोबिन क्लब का सदस्य था? तो लाइट ज़्यादा हो गया। तो बच्चों क्या करें? टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी में है मुर्शिद कुली खान, नंबर सी में है बाजीराव, नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का आंसर है बच्चों टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में कौन जेकोबिन क्लब का सदस्य था? तो टीपू सुल्तान था। कौन था सदस्य बच्चों? तो टीपू सुल्तान सदस्य था। कौन था बच्चों? टीपू सुल्तान इसका सदस्य था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर में है वियना सम्मेलन की मेज़बानी निम्नलिखित में से किसने की थी? क्या है बच्चों? वियना सम्मेलन की मेज़बानी निम्नलिखित में किसने किया? मेटरनिख ने, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स दशम ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए मेटरनिख ने किया था। किसने किया था? मेटरनिख ने किया था वियना सम्मेलन की मेज़बानी। ए नंबर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 28 में बच्चों चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? कहाँ? 28 नंबर में चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? तो सर्डिनिया, पिडमाउंट, ऑप्शन बी पोलैंड, सी हंगरी, ऑप्शन डी यूनान। तो कहाँ का था बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सर्डिनिया पिडमाउंट का था। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आंसर है बच्चों। ये 29 नंबर फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 29 नंबर में कह रहा है ऑप्शन ए 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1799 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1804 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1815 ईस्वी में। तो 29 नंबर का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 1804 ईस्वी में। कब? 1804 ईस्वी में फ्रांस में नेपोलियन संहिता वर्ष लागू की गई थी। 30 नंबर में बच्चों हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट। VVI इसको मान लीजिए आप। कह रहा है कि किस ये हंगरी की अधिकांश जनता कौन सा भाषा बोलते थे? ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है? इतालवी भाषा, ऑप्शन बी में कह रहा है मैगियार, ऑप्शन सी में कह रहा है फ्रेंच, ऑप्शन डी में कह रहा है पॉलिश। बच्चों 30 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैगियार वहाँ का भाषा बोले जाते थे। कौन भाषा बच्चों? मैगियार। हंगरी की अधिकांश जनता मैगियार भाषा का यूज़ करते थे, मैगियार भाषा का इस्तेमाल करते थे बच्चों। 31 नंबर में है बच्चों कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? क्या कह रहा है? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडेन संघ, सिसेल पाइन संघ, ऑप्शन सी राइन संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों?
तो ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ की स्थापना की थी उसने। किस संघ की? राइन संघ की स्थापना की थी। 32 नंबर में हो जाएगा बच्चों, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था बच्चों? तो वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में है 1804 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1805 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1830। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है 1815 ईस्वी में। क्या है बच्चों? 1815 ईस्वी में। 33 नंबर में क्या बच्चों, किस वर्ष गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? क्या करा बच्चों? किस वर्ष गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी बच्चों? तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 1862 ईस्वी में। कब बच्चों? 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। 34 नंबर में बच्चों, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो बच्चों 33 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर है बच्चों ये। 34 नंबर का तो 33 का तो ये था। 34 नंबर में रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में। 34 नंबर का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। कहाँ था बच्चों? फ्रांस में था। कहाँ था बच्चों? फ्रांस में। अगला सवाल 35 नंबर में, मर्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत था? कहता है कि मर्सिले जो था किस देश का राष्ट्रगीत था? तो बच्चों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 35 नंबर का इटली का, जर्मनी का, रूस का, फ्रांस का। तो बच्चों 35 नंबर का आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का। कहाँ का? मर्सिले कहाँ का था? फ्रांस का राष्ट्रगीत था वो, फ्रांस का। जिससे हमारे भारत देश का राष्ट्रगीत क्या है आप तो जानते ही हैं। अगला 36 नंबर में बच्चों, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? क्या कह रहा बच्चों? पर्सा के बीच 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है सीडान, बी में है सेडोवा, सी में है साइडाइन, डी में है फ्रैंकफर्ट। तो बच्चों क्या हो जाए इसका आंसर? तो सीडान होगा। क्या होगा बच्चों? सीडान में हुआ था। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच का युद्ध हुआ था सीडान में। 37 नंबर है बच्चों, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। 37 नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 37 नंबर का, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है बच्चों? 37 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की क्रांति। किसकी क्रांति? फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। मेटरनिक कौन था बच्चों? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक, अब ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, रूस का जार, बी ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी फ्रांस का सम्राट, डी पर्शिया का चांसलर। तो बच्चों 38 नंबर में था ऑस्ट्रिया का चांसलर। क्या था बच्चों? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 39 नंबर में बच्चों, यंग इटली की स्थापना किसने की थी बच्चों? बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ऑप्शन ए काबूर ने, बी मेजिनी ने, सी बिस्मार्क ने, डी गैरीबाल्डी ने। किसने किया था बच्चों? तो बी ने, आंसर नंबर बी, मेजिनी ने किया था। किसने किया था बच्चों? मेजिनी ने किया था। इटली की स्थापना मेजिनी ने किया था। ऑप्शन नंबर 40, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 40 नंबर में, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 40 नंबर, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। तो कब हुआ था बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, 1928 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 41 में बच्चों, सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय, पर्शिया की पराजय, नेपल्स की पराजय, सिडनी की पराजय। तो किसकी पराजय हुई थी बच्चों? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 41 नंबर में, ऑप्शन नंबर 42 नंबर में है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था बच्चों? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था?
तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था लाल कुर्ती का। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से। प्रवेश परीक्षा डीएलएड जो 2022 में होने वाला है, इसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। चलिए बच्चों 43 में ये आपका यहाँ ये लास्ट है। अब आज ये चैप्टर आपका लास्ट है, बहुत आखिर तक बने रहे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। अगला कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? कह रहा है बच्चों यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए में इसका है जर्मनी को, बी यूनान को, सी इटली को, डी ब्रिटेन को। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, यूनान को। किसको? यूनान को। अब 44 नंबर में बच्चों वर्साई की संधि कब हुई? वर्साई की संधि कब हुई? 1915 में, 1916 में, 1919 में, 1920 में। तो कब हुआ था बच्चों? 1919 ईस्वी में होता। कब हुआ था बच्चों? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि होती। 45 नंबर में बच्चों मेटरनिक क्या था? मेटरनिक क्या था? तानाशाह, प्रजातांत्रिक, प्रतिक्रियावाद या घोर सामंतवादी। तो बच्चों मेटरनिक थे, उसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। मेटरनिक क्या थे? एक प्रतिक्रियावादी थे। किसी भी चीज़ पर वो प्रतिक्रिया देते थे। कोई अच्छा कोई बुरा अगर करता था तो उसमें कुछ ना कुछ वो प्रतिक्रिया देते थे। तो वो मेटरनिक क्या थे? प्रतिक्रियावादी थे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों सी, 45 का सी। 46 मेटरनिक का पतन कब हुआ बच्चों? 46 नंबर में कह रहा है मेटरनिक का पतन कब हुआ बच्चों? तो मेटरनिक का पतन हुआ था ऑप्शन नंबर में 1945 में, 1947 में, 1948 ईस्वी में और 1949 ईस्वी में। तो बच्चों मेटरनिक का पतन हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1948 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था उसका पतन। 47 नंबर में बच्चों बिस्मार्क क्या था? संगीतज्ञ थे, नाटककार थे, कवि थे, कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे बच्चों? वो एक कूटनीतिज्ञ थे। इसका 47 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बच्चों? 47 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कूटनीतिज्ञ थे वो। 47 नंबर का क्या होगा? वो एक कूटनीतिज्ञ थे। तो बच्चों ये आज हम और इसका 10 क्वेश्चन और हम पढ़ेंगे और आखिर तक आप बने रहें। इसके बाद हम अगला वीडियो इसी 58 नंबर क्वेश्चन से आगे हम लेकर के आएंगे। और ये हम चाह रहे हैं कि ये पूरा सीरीज इतिहास का जो हमारे पास लगभग 360 से 70 या 400 तक के क्वेश्चन है, इसको हम 3 दिन या 4 दिन में ख़त्म कर देंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इसी के अंदर से आएगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं 48 नंबर में। क्या बच्चों? 48 नंबर में क्या करा है? इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों। ऑप्शन ए बिस्मार्क को, नंबर बी कोसूत को, नंबर सी गैरीबाल्डी को, ऑप्शन डी नेपोलियन को। तो किसको माना जाता था बच्चों? ऑप्शन नंबर सी गैरीबाल्डी को। किसको? गैरीबाल्डी को माना जाता था। इटली का एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को माना जाता। 49 में बच्चों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? रूस, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, इंग्लैंड। तो कौन था बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। अगला सवाल 50 नंबर हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था बच्चों? हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुआ था। यंग यूरोप 51 नंबर का सवाल बच्चों, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी, गैरीबाल्डी, विक्टर एनुअल, मुसोलिनी। कौन था बच्चों? तो मैजिनी था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था बच्चों? मैजिनी था। कौन था? मैजिनी था। 52। अब 52 नंबर हम चलेंगे
इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? तो बच्चों इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लां, रॉबर्ट ओवेन। तो कौन था बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, लुई रॉबर्ट ओवेन। ऑप्शन 52 नंबर में क्या था? ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ओवेन। कौन था बच्चों? रॉबर्ट ओवेन। 53 नंबर में सर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे बच्चों? 53 नंबर में कह रहे कार्ल मार्क्स, बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स, सी मैक्सिम गोर्की, डी लियो टॉल्स्टॉय। कौन था बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। 54 नंबर में बच्चों क्या कह रहा है? 54 नंबर में शॉर्टेस्ट आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? ब्रिटेन में, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में। शॉर्टेस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बच्चों? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। शॉर्टेस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। 55 वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? वर्ग संघर्ष की 55 नंबर में बच्चों वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, बिस्मार्क ने। तो किसने किया था बच्चों? ऑप्शन नंबर ए मार्क्स ने किया था। किसने किया था? मार्क्स ने किया था। चलो अब हम अगला नंबर चलते हैं। 56 नंबर 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता बच्चों? बताइए। बिल्कुल आसान और इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। कौन सा क्रांति कहा जाता है बच्चों? आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो ये बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर ए फरवरी क्रांति। किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 57 नंबर में बच्चों नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बच्चों। किसानों का असंतोष, श्रमिकों का असंतोष, रासपुटिन की भूमिका, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो 57 नंबर में क्या था बच्चों? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्या थी? रूस की पराजय। 57 नंबर में रूस की पराजय थी, जिसकी वजह से वहाँ तात्कालिक कारण बना था। 58 नंबर में बच्चों अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने, ट्रोत्स्की ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने। तो बच्चों ये आपका अंतिम सवाल है। अप्रैल थीसिस तैयार करने वाला लेनिन था। कौन था बच्चों? लेनिन था। लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार किया था, लेनिन ने। तो बच्चों आज हमने क्लास 10th का 58 सवाल को टेकअप किया है और अगला क्लास हम कल लेकर के आएंगे आपके सामने, जिसमें इसी तरीके से